वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी के बारे में। और हिंदी आपको बता दूं, हिंदी जब आप लेते हैं या हिंदी सब्जेक्ट आपका है, आप बीए कर रहे हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर में पहुँच चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके हैं, तो आपको हिंदी गद्य पढ़ना होता है। हिंदी गद्य में आपको मैंने हिंदी गद्य का सिलेबस ऑलरेडी बता रखा है यूट्यूब पर, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। और एक कोर्स भी हिंदी गद्य का लॉन्च कर दिया है हमने, तो अगर आपको कोर्स लेना है तो उसके लिए मैं अभी बीच में थोड़ी देर 5 मिनट बाद उन कोर्स की डिटेल आपको दूंगा कि कैसे कैसे आपको कोर्स ले लेना है। तो अगर आप में से कोई लेने के इच्छुक होंगे तो ले सकते हैं उसको। ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे आज की वीडियो का टाइटल क्या है। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने क्या वाले हैं, तो बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, 100% इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% अब की बार आने वाला है। ये बात मैं खुल करके बोल रहा हूँ। अगर नहीं आएगा तो फिर से चले जाइएगा चैनल पर और डिसलाइक करके चैनल को चले जाइएगा वापस। ठीक है। ये मैं प्रबल दावेदारी के साथ बोल रहा हूँ, तो ये वीडियो को आप लोग ट्रस्ट करके अंत तक जरूर देख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपके लिए बहुत ही मेहनत करके इन प्रश्नों को मैंने इकट्ठा किया और इन प्रश्नों पर आज मैं चर्चा करूंगा। ठीक है। प्रश्नों की एक प्रकार से जो उत्तर होंगे वो भी आपको लिखित फॉर्म में मिलेंगे। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग कहानी और उपन्यास के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, इसको लेकर के कई बार प्रश्न कई यूनिवर्सिटीज़ के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। तो उसके उसी इन सभी पेपर्स को देखने के बाद में मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए आप लोगों के लिए कि ताकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी अभी से ही प्रारंभ हो जाए। बाकी चैप्टर वाइज वीडियो को लेकर के मैंने कोर्स में सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं और मात्र 100 रुपये में कोर्स आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं उसका पूरा डिटेल बता दूंगा, तो आप लोग जान जाइएगा। और कहानी और उपन्यास के बीच में अंतर क्या है इसको समझेंगे। कहानी और निबंध क्या है, कहानी उपन्यास क्या है, नाटक और एकांकी के बीच में क्या अंतर है, संस्मरण और रेखाचित्र के बीच में क्या अंतर है, जीवनी और आत्मकथा के बीच में क्या अंतर है। तो ये 5 अंतर लगातार परीक्षाएं पूछे जा रहे। खास करके कहानी और उपन्यास का अंतर तो पूछा ही जा रहा है, जीवनी आत्मकथा का अंतर, रेखाचित्र और संस्मरण और नाटक और एकांकी का अंतर, लगातार ये अंतर पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। विभिन्न विश्वविद्यालयों के हर एक पेपर में आप उठा करके देखिएगा, हिंदी गद्य वाले पेपर में भी ये थर्ड सेमेस्टर में लगातार ये प्रश्न आ रहे हैं और हमेशा आते भी रहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। अब की बार 2024 में जो छात्र परीक्षा देंगे थर्ड सेमेस्टर की, उनमें भी ये प्रश्न आने वाला है एकदम से 100%, ये मान करके चलो। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कहानी और उपन्यास में आखिरकार क्या अंतर होता है, कहानी क्या है और उपन्यास क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन चीज़ों को समझेंगे। कहानी क्या है और उपन्यास क्या है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ों को समझा रखा है। कहानी की विशेषताएं मैंने आपको बताई हुई होंगी, कहानी का उद्भव विकास सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें समझाया हुआ है और ओपन प्लेटफॉर्म पर भी मैंने आपको बताया हुआ है। कहानी वाला चैप्टर जो है बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जा करके देख लीजिएगा। बाकी जो सब्जेक्ट मतलब जब बाकी जो चैप्टर्स हैं उसके आगे के, वो सब आपको कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है। देखिए, लेकिन अब यहाँ पर कहानी और उपन्यास के बीच में हम अंतर समझेंगे। कहानी क्या है और उपन्यास क्या है। कहानी अगर मान लेते हैं पुत्र है, ठीक है, 1 मिनट में आपको बड़ी सरल भाषा में, तो उपन्यास क्या है, उसका पिता है, यानी पिता पुत्र का संबंध है कहानी और उपन्यास में। कहानी जो होती है छोटी होती है, जिसको आप 20 मिनट में पढ़ सकते हैं, सबसे पहली बात। उपन्यास जो होता है मेरे भैया, ये बहुत बड़ा होता है, लेंदी होता है, लगभग 200 300 100 इतने पेजों का उपन्यास होता है। उपन्यास अपने आप में एक प्रकार से उपन्यास की जो कथा वस्तु होती है उसके बढ़ाने में आप देखते हैं कई सारी छोटी छोटी कथाएं भी शामिल हो जाती हैं। एक कथा तो एक मुख्य रूप से एक कथा होती है, लेकिन उसके अलावा और भी तमाम सारी कथाएं उसके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। एक मुख्य कथा के चारों ओर तमाम प्रकार की कथाएं इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, वो होता है उपन्यास। और एक प्रकार से संपूर्ण कालिक चीज़ों के बारे में उसमें मूल्यांकन होता है व्यक्ति के। लेकिन वहीं पर कहानी की अगर बात की जाए तो कहानी में एक छोटे से जो है सिचुएशन या छोटी सी घटना होती है कहानी में, जो कि आप एक विशेष परिस्थिति में घटित घटना एक प्रकार से कहानी कह सकते हैं, और एक संपूर्ण जीवन गाथा एक प्रकार से बोल सकते हैं एक उपन्यास की भांति। जैसे शेखर एक जीवनी उपन्यास है। और किसका उपन्यास है भैया शेखर एक जीवनी, तो वो उपन्यास है, किसने लिखा है शेखर एक जीवनी, अज्ञे जी ने लिखा है, सच्चिदानंद निरंजन अज्ञे। अब उसमें जो शेखर है वो कौन है, वो अज्ञे ही तो है। शेखर कौन है उसमें, शेखर जो है वो अज्ञे ही है। तो शेखर एक जीवनी इसीलिए उन्होंने लिखी है। और शेखर के अंतर्गत या शेखर के मन में जो मस्तिष्क है वो अज्ञे का ही है, या शेखर जो है एक रूप से नायक खुद ही उसमें दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी आप देखिएगा जो विशेषताएं अज्ञे की आप देखते हैं वही विशेषताएं अज्ञे के बारे में, बहुत सारी ऐसी बातें जो शायद आप ना जानते हो, और ऐसी बातें बहुत सारी है जो मैं जानता हूँ लेकिन आपको
कैमरे पर या एक प्रकार से इसमें वीडियो में बोलना उचित नहीं होगा। कभी अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं आपको विस्तार से आगे के बारे में बताता, कितने ज़बरदस्त व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और किस प्रकार से उनके जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन उन्होंने एक प्रकार से अपना वो नहीं छोड़ा, धैर्य नहीं खोया। तो चीज़ों को हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर समझे कहानी एक प्रकार से क्या होती है। कहानी का आकार जो होता है छोटा होता है, कहानी आकार में छोटी होती है, इसका स्वरूप जो होता है छोटा होता है। जबकि अगर बात करें हम उपन्यास की, तो उपन्यास का आकार जो होता है बड़ा होता है और बहुत बड़ा, लगभग 200, 300, 400 पेज के उपन्यास हो सकते हैं। उपन्यास मतलब एक पुस्तक, और कहानी मतलब एक प्रकार से छोटी छोटी कहानियाँ जो 4-5 पन्नों में होती है, 4-5 पेज में संपन्न भी हो जाती हैं। तो कहानियों में जैसे आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा, पिता कहानी, ज्ञान रंजन की घंटा कहानी, ठीक है, प्रेमचंद की कहानियाँ बहुत सारी, लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी प्रेमचंद ने। कहानी सम्राट, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं प्रेमचंद। अच्छा, कहानी और उपन्यास का जो इतिहास है वो प्रेमचंद को आधार बना करके ही लिखा गया है। मतलब प्रेमचंद जी के जन्म से पूर्व जो जितनी कहानी लिखी गई उसको प्रेमचंद पूर्व उपन्यास या प्रेमचंद पूर्व कहानी युग के नाम से जानते हैं। प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ यानी प्रेमचंद जी के बाद, और प्रेमचंद युगीन कहानियाँ, प्रेमचंद युगीन उपन्यास, मतलब प्रेमचंद जी को एक केंद्र में रख करके उनके जन्म से पहले और उनके जन्म के बाद एक प्रकार से 3-3 कैटेगरी में कहानियों को बांटा गया। फिर उसके बाद में अब समकालीन कहानी या एक प्रकार से स्वतंत्रोत्तर कहानियाँ या स्वतंत्रोत्तर उपन्यास, ठीक है, इन प्रकार की चीज़ें धारणाएँ आई और फैलती गई। लेकिन मुख्य रूप से जो है उपन्यास सम्राट या कहानी सम्राट की अगर बात करें तो कौन है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे आप, दूसरा अंतर आप समझिएगा, कहानी की जो कथा होती है किसी क्षम या एक स्थान से जुड़ी होती है, मतलब बहुत ही एक प्रकार छोटी घटना होती है और किसी एक स्थान विशेष से जुड़ी हुई होती है कहानी। मतलब कहानी की जो विशेषताएं होती हैं, कहानी के जो मापदंड होते हैं, सेम वही मापदंड होते हैं उपन्यास के भी। उपन्यास की कथा जो होती है दिनों और युगों में फैला हुआ होता है, मतलब एक ब्रॉड लेवल का होता है। ये किसी एक घटना, एक किसी एक क्षण की एक कथा होती है कहानी, लेकिन एक ऐसी कथा जो कि एक प्रकार से कई दिनों की कथा है, कई दिनों में संपन्न होती है, कई लोगों के मिलने से संपन्न होती है और कई युगों में भी बढ़ सकती है, तो वो होता है उपन्यास। जैसे बाणभट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास है, ठीक है। गोदान एक उपन्यास है, गोदान में कई सारी कहानियाँ पैरेलल चलती रहती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब उपन्यास हैं, मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसी प्रकार से बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी कहानियाँ हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको और समझाने का प्रयास कर रहा था कि कहानी जो होती है, कहानी मतलब क्या होता है, कहानी में एक घटना होती है, लगभग एक ही घटना आप मान सकते हैं, लेकिन उपन्यास में कई घटनाओं का सामना आपको करना पड़ता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, समझ रहे चीज़ों को। ये होती है कहानी और उपन्यास में अंतर। अच्छा, कहानी की कला के तत्व और उपन्यास कला के तत्व में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन उनके एक प्रकार से ब्रॉड, मतलब एक छोटा है एक बड़ा है, सिंपल सी बात है। इसमें एक ही घटना होती है, इसमें कई घटनाएं हो सकती हैं, ठीक है। अब कहानी के कला के तत्व कौन कौन से हैं, यानी कहानी किन तत्वों से मिलकर के बनती है। सबसे पहली बात तो कहानी में कथानक होना चाहिए, यानी एक कथानक का होना परम आवश्यक है। बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा, मतलब कथानक अगर नहीं तो कहानी कोई मतलब या कोई मायने कथानक नहीं रखता। जबकि उपन्यास की बात की है तो उपन्यास में भी कथानक का होना परम आवश्यक होता है। उपन्यास में भी एक कथा होती है और कहानी में भी एक कथा ही होती है, यानी एक कथानक होता है। कथानक मतलब एक स्टोरी होती है, एक ऐसी स्टोरी होती है जिसके इर्द गिर्द पूरा का पूरा चित्रण घूमता रहता है, ठीक है। तो एक सबसे पहली बात, कथानक उपन्यास में भी होता है और कथानक कहानी में भी होता है। बिना कथानक के एक प्रकार से ना कहानी की कल्पना की जा सकती है और ना ही उपन्यास की कल्पना आप कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर दूसरी बात है कि दूसरी बात क्या है, उसमें एक प्रकार से काम करने वाले या इसमें जो लोग होते हैं यानी चरित्र चित्रण। तो एक कथानक हो गया, दूसरा चरित्र चित्रण हो गया। चरित्र चित्रण मतलब क्या होता है, कैरेक्टर जो होते हैं वो, यानी जैसे किसने किसने रोल निभाया। एक नायक होगा कहानी का या उपन्यास का, एक नायक होगा, एक नायिका अगर है तो है, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नायक का होना परमावश्यक है। तो उसी के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी, नायक के इर्द गिर्द, तो नायक के इर्द गिर्द ही उपन्यास का पूरा घूमेगा। लेकिन उस नायक के सगे संबंधियों की कहानी भी उपन्यास में बताई जा सकती है, उस नायक के मित्र की कहानी भी बताई जा सकती है, छोटी शार्ट वे में, ठीक है, संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है। उस लेखक के माता पिता के बारे में, उस लेखक के सगे संबंधियों के बारे में, उस लेखक की प्रेमिका के बारे में, उस लेखक की शादी वगैरह जहाँ पर हुई वहाँ के बारे में। तो एक बड़े लेवल पर एक प्रकार से हो जाएगा। गोरा उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो उपन्यास में भी कथानक होता है, कहानी में भी कथानक होता है, उपन्यास में भी रोल लोग करते हैं, चरित्र चित्रण होता है, पात्र एवं चरित्र चित्रण होते हैं, और कहानी में भी होते हैं। जैसे कि एक स्टोरी के माध्यम से समझो, एक पिक्चर के माध्यम से समझो, तो पिक्चर जो होती है वो क्या होती है, उसमें कई घटनाएं होती हैं, कोई एक घटना नहीं होती। इसीलिए पिक्चर जो होते हैं वो कहानियों पर नहीं बनाए जाते हैं, पिक्चर उपन्यास को पढ़ करके बनाए जाते हैं। बहुत सारे उपन्यासों पर पिक्चर बने हुए, चंद्रकांता हो गया या और तमाम प्रकार के जो जादुई उपन्यास लिखे गए हिंदी साहित्य में, चमत्कारिक उपन्यास लिखे गए, उन पर फिल्में बन चुकी हैं। ठीक है, तो फिल्में किस पर बनती, उपन्यासों पर बनती। तो फिल्मों में एक तो सबसे पहली बात एक स्टोरी होती, कहानी होती, दूसरी बात उसमें हीरो हीरोइन होते हैं, काम करने वाले, गुंडा होता है, विलन होता है, तमाम सारे लोग उसमें काम करते हैं, पात्र वगैरह रोल निभाते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या होती है कहानी में, तीसरी जो विशेषता होती है कहानी की वो होती है क्या भाई, भाषा। ठीक है, भाषा मतलब समझ रहे हैं, भाषा कहना एक प्रकार से नहीं, यहाँ पर आप बोल सकते हो एक स्थान विशेष या परिवेश। ठीक है, तीसरा हो गया आपका परिवेश, भाषा शैली भी होती है। तीसरा क्या होता है आपका परिवेश, परिवेश का मतलब क्या होता है, कहाँ पर की घटना है, कहाँ पर मूवी की शूटिंग हो रही है, समझ रहे हैं ना, उपन्यास की घटना कहाँ की है, किस क्षेत्र विशेष की घटना है। तो एक परिवेश में कहानी या उपन्यास की घटना जो होती घटित होती है, और उसी परिवेश के इर्द गिर्द ही कहानी घूमती रहती। परिवेश माने होता है वातावरण। ठीक है, तो वातावरण भी कहानी का एक कला का तत्व है। जो चौथा तत्व आपका आता है वो कौन सा तत्व है भाई, चौथा तत्व आपका है भाषा या शैली, बोल सकते हो भाषा। ठीक है, तो भाषा एक हो गई, यानी किस भाषा में मूवी है या किस भाषा में उपन्यास लिखा गया, किस भाषा में कहानी लिखी। जैसे मछुआरे उपन्यास आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, मछुआरे आपने नहीं पढ़ा, लेकिन मछुआरे उपन्यास दक्षिण भारत का है। ठीक है, इसी प्रकार से बंगला भाषा के तमाम सारे उपन्यास आप देखते, गोरा उपन्यास। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य उपन्यास भी आप देखिएगा अलग अलग भाषाओं में लिखे गए, तो उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप एमए वगैरह करेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। चौथी बात, पांचवी बात क्या है आपकी भाई, शैली। आपने किस शैली में जो है उपन्यास को लिखा है, विवरणात्मक शैली है, उद्देशात्मक शैली है, किस शैली में आप लिखा है, वो जो है वर्णनात्मक शैली है, विश्लेषणात्मक शैली है, विवेचनात्मक शैली है, किस शैली में आप लोगों ने कहानी लिखा या क्या चीज़ें होती। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, चौथी मतलब जो छठी बात या छठा मतलब कहानी या उपन्यास का जो चीज़ होता है वो होता है उद्देश्य। किस उद्देश्य को लेकर के कहानी लिखी गई है और किस उद्देश्य को लेकर के सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, ये तो हो गया छठी। और एक कुछ लोग भाषा और शैली को एक ही में बताते हैं, इसलिए 7 कहानी के कला के तत्व तो कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी 6 ही रह जाते हैं। तो जो लोग भाषा और शैली को एक ही में रखते हैं तो उसमें 6 कहानी कला के तत्व होते हैं, लेकिन अगर 7 आप करना है तो आप एक और लिख सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी मैंने आपको नहीं बताई, अभी मैं एक प्रकार से आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे कहानी के क्या हो गया, सबसे पहले कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण हो गया। ठीक है, भाषा शैली हो गई, वातावरण परिवेश हो गया, और उद्देश्य हो गया। लेकिन एक चीज़ आपका बच रहा है, वो चीज़ क्या है, संवाद योजना। संवाद योजना मतलब जो डायलॉग वगैरह बोले जाते हैं, जैसे अभी गदर 2 मूवी का एक प्रकार से उसमें क्या फेमस हुआ, उसकी संवाद योजना ही तो फेमस हुई है। डायलॉग फेमस हो गया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। ठीक है, भारत माता की जय। तो इस प्रकार से ही चीज़ें हैं, समझ रहे चीज़ों को। तो यानी डायलॉग जो होते हैं, संवाद योजना, कहानी में भी जो नायक होगा, जो विलेन होंगे, जो नायिका होंगी वो, या जो उपन्यास में नायक नायिका विलेन होंगे, वो सब कुछ ना कुछ बातें कहेंगे। तो उनके जो वक्तव्य होंगे, उनके जो कथन होंगे, तो वही सारे कथन जो होते हैं उनको बोला जाता है संवाद योजना, संवाद शैली। ठीक है, तो संवाद योजना कैसी होती है, और कहानी में संवाद योजना का बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तमाम सारे अंतर आप समझ सकते हैं। तीसरा अंतर है, कहानी में एक से अधिक कथाएं नहीं होती हैं, ना ही कई प्रसंग होते। कहानी में एक ही कथा होती है और एक ही प्रसंग होता है, जबकि उपन्यास में कथा का विकास होता रहता है और उसमें एक से अधिक कथाएं और एक से अधिक प्रसंग आते रहते हैं। ठीक है, कहानी मतलब कथा को लंबा करने के लिए, उपन्यास की कथा को लंबा करने के लिए, खिंचाव करने के लिए, बड़ा करने के लिए आप प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें दिखाई पड़ेंगी कि उपन्यास को ज़बरदस्ती प्रेमचंद जी ने कभी कभी खींचने का काम किया है। मतलब कभी कभी आपको लगेगा कि प्रेमचंद जी जो है से आप जो है उपन्यास देखिए, उनका फेमस उपन्यास गोदान। गोदान उपन्यास क्या जितना मोटा उन्होंने लिखा, क्या उतना मोटे में आप उसको एक प्रकार से एक्सेप्ट कर पाएंगे। या बहुत सारे आलोचकों ने उस पर आलोचनाएँ करी कि अगर उसको कोई दूसरा लेखक लिखता तो शायद इतना मोटा उपन्यास ना होता जो उन्होंने लिखा है, इतना मोटा, और शार्ट में या और एक प्रकार से लिख देता, मतलब लगभग बहुत कम ही पेज में उसको संपन्न कर देता। तो कभी कभी क्या होता है कि लेखक जो होते हैं वो उपन्यास के पन्ने बढ़ाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लिखने का काम करते हैं और कहानी उसी में विस्तार लेती जाती है। तो कहानी का जो मध्य भाग होता है वो एकदम से विस्तार लेता जाता है और इस प्रकार से कहानी एकदम से फैल जाती है। ठीक है,
चौथी बात क्या है, चौथा अंतर है कि कहानी अत्यंत तीव्र गति से अपने लक्ष्य पर पहुंचती है, बहुत जल्दी 20 मिनट में ख़त्म हो जाती है। उसका उद्देश्य क्लियर हो जाता है कि भाई कहानी का उद्देश्य क्या था, इसमें कौन से चरित्र चित्रण थे, क्या क्या संवाद योजना अच्छी है इसमें, ठीक है, या एक प्रकार से परिवेश किस परिवेश की कहानी है, सारी चीज़ें पता हो जाती है। उपन्यास की बात करें तो उपन्यास की गति धीमी गति से चलती है और मंद मंद चलती रहती है एकदम से, और चूँकि बहुत लंबा होता है तो मंद गति से ही चलेगी कहानी। पांचवी बात यह है कि कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, कम पात्र होते कहानी में। उपन्यास में पात्रों की संख्या भी अधिक होती है, क्योंकि जब कहानी लंबी होगी उनकी कहानी भी जुड़ जाएगी उसके साथ, फिर उनके सगे संबंधी होगी, तो पात्रता जो होगी या पात्र जो होंगे बढ़ते जाएंगे। इसमें कई सारे पात्र नगण्य कर दिए जाते हैं और इसमें पात्रों की संवाद योजना बढ़ाते बढ़ाते बहुत लंबा खिंचाव हो जाता है, इसलिए पात्रों की संख्या भी बढ़ानी पड़ती है। छठा जो अंतर है कहानी और उपन्यास में, कहानी जो होती किसी एक चरित्र पर प्रकाश डालती है, जबकि उपन्यास में चरित्र चित्रण का अवकाश रहता है। इसके अतिरिक्त उपन्यास में संपूर्ण जीवन की झलक मिलती है। कभी कभी आप उपन्यास को पढ़ते हुए लगेगा आपको कि बाणभट्ट की आत्मकथा में भट्टनी है या फिर एक प्रकार से न्यूनिया है, भट्टनी उसमें नायक या नायिका है, या फिर न्यूनिया नायक या नायिका है, या फिर बाणभट्ट स्वयं है। तो आपको लगेगा एक प्रकार से उसमें कि भाई कौन उसमें नायक, मैं किसको नायक का निर्धारण करूँ। तो उपन्यास में मूलतः नायक का निर्धारण बहुत ही कम मात्रा में हो पाता है, और अगर वर्तमान परिवेश की या उचित मापदंडों को अपनाएं तो कभी कभी क्या होता है, जो लेखक नायक बना रहा होता है या लेखक ने जिस नायक को प्रस्तुत किया है, हो सकता है वो नायक आज वर्तमान में प्रासंगिक ना हो। इस दृष्टि से दूसरे नायक की कल्पना भी लोग कर लेते हैं आजकल के बुद्धिजीवी लोग। तो इस प्रकार से उपन्यास में क्या होता है, नायक जो होता है वो क्लियर नहीं हो पाता कि नायक कौन है, लेकिन वास्तुतः क्लियर ही होता है कि नायक कौन है, या लेखक जिसके विचारों पर या जो लेखक के विचार होते हैं वही नायक के विचार होते। तो इससे आप पता लगा पाएंगे कि भाई किस उपन्यास का नायक कौन है, नायिका कौन है, ठीक है। लेकिन कहानी में पता ही चल जाता है सीधे सीधे कि भाई कहानी इसी व्यक्ति के ऊपर बताई गई है, एकदम क्लियर होता है, लेकिन इसमें उपन्यास में कम क्लियर होता है। तो ये चीज़ें थोड़ा समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका कहानी और उपन्यास में अंतर। अब दूसरा अंतर आपका है भैया, दूसरा अंतर किस में है भाई, दूसरा अंतर आपका है निबंध और कहानी में। आप समझते हैं कि निबंध और कहानी में आखिरकार क्या अंतर है, समझ रहे चीज़ों को। निबंध और कहानी में आपका क्या अंतर होता है, क्या होता है निबंध और क्या होता है कहानी, ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को। चलें, तो कहानी तो आप समझ में आ गई चीज़ें। निबंध क्या होता है, निबंध जो होता है बंधन मुक्त होकर के जब कोई लेखक अपनी लेखनी चलाता है और विचारों की भंगिमाओं को, अपने विचारों को कहानी में या अपने विचारों को एक प्रकार से अपनी रचना में पिरो देता है, तो वो एक प्रकार से कहानी क्या कहलाती है, उस कहानी को आप बोल सकते हैं कि भाई ये कहानी जो है हो सकती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसको जानने का हम प्रयास करते हैं और विस्तार से जानते हैं, ठीक है, समझेंगे। एक मिनट रुकिए। निबंध क्या है और कहानी क्या है। निबंध मतलब एक प्रकार से बंधन मुक्त होकर के जब कोई लेखक या कोई रचनाकार एक प्रकार से किसी मुद्दे पर प्रकाश डालता है और अपने विचारों को भी उसमें रखता है। कुल मिलाकर के निबंध रचना केवल खड़ी बोली की विशेषता है, और खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं शताब्दी और उस समय आप देखते हैं निबंध रचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध काल रहा है वो महत्वपूर्ण रहा है, और निबंध वहीं से एक प्रकार से भारतेंदु युग की देन है, और भारतेंदु युग में निबंध की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आपको बता दूं हिंदी निबंध जो है उसमें विचारों, कवि के विचारों के बारे में आपको जानकारी मिलती है, क्योंकि निबंध जो होते हैं वो खास करके वैचारिकी से ही रिलेटेड होते हैं। निबंध की अगर बात की जाए तो जैसे कोई निबंध, कोई प्रबंध या कोई लेख हो गया, ये सब निबंध के ही पर्यायवाची या निबंध के ही समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। निबंध और प्रबंध ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं। निबंध उस रचना को कहते हैं जिसमें एक मतलब कि एक जो विशेषज्ञ होता है वो प्रतिपादन करता है अपनी व्याख्याओं को, किसी मुद्दे पर लिखता है, जैसे किसी पेड़ को आधार बना करके, जैसे कुटज, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे निबंध लिखते हैं, कुटज वगैरह पेड़ों को लेकर के, अशोक के फूल, ये सब ऐसे निबंध लिखते हैं वो, ठीक है। तो और भी रामचंद्र शुक्ल मित्रता निबंध आप पढ़ें, कितनी वैचारिक, उसमें मित्रता के बारे में संपूर्ण चीज़ें बताएगी, मित्र किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए। तो एक ज्ञान लेखक का पूरा संपूर्ण जीवन का एक प्रकार से जो अनुभव होता है वो आप देखेंगे निबंधों में आकर के मिलेंगे, ठीक है। निबंध की परिभाषा को देते हुए एडिसन कहते हैं कि विचारों की विरलता, हल्की उपदेशात्मकता, गपशप के रंग को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है निबंध में। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि निबंध मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना, अव्यवस्थित और अपरिपक्व रचना होती है। शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि निबंध लेखन जिधर चलता है उधर अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ, अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों को लिए हुए चलता है।
मतलब कभी कभी निबंधों पर एक प्रकार से बुद्धि के साथ ही साथ भावात्मक चीज़ें भी होनी चाहिए। भावात्मक और मतलब इमोशन और बुद्धि दोनों, इमोशन एंड इंटेलिजेंस दोनों का एक प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका होती है निबंध लिखते समय। एक लेखक के पास अगर इमोशनल पावर भी और उसके पास बुद्धिमत्ता भी है तो वो अच्छे तरीके से निबंध लेखन कर पाएगा। ठीक है, तो निबंध आप देखते हैं ये होता है निबंध। अब निबंध और कहानी में अंतर क्या है? सबसे पहला अंतर है कि निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह बनी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना। एक प्रौढ़ रचना जिसमें विचार जो होते हैं वो एकदम से प्रौढ़ होते हैं, विचार एकदम से क्लियर होते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ सही ही है। लेकिन कहानी में क्या होता है? कहानी मानव जीवन का हुआ खंड हो चित्र होता है जिसकी कोई सीमा रेखा नहीं होती है कि भाई ये कब की कहानी हो सकती है, किसी वृद्ध की कहानी हो सकती है, किसी जानवर की हो सकती है, किसकी हो सकती है। लेकिन निबंध में क्या होता है कि परिमार्जित प्रौढ़ रचना होती है, इसमें विचारों की भंगिमाएँ होती हैं और विचार प्रधान होते हैं। ठीक है, इसमें जो है घटना प्रधान होती, कहानी घटना प्रधान होती है और निबंध विचार प्रधान होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ये दूसरा अंतर आप लिख सकते हैं। अगला अंतर आप लिख सकते हैं, निबंध को अंग्रेजी में यसे कहा जाता है और कहानी को अंग्रेजी में स्टोरी कहा जाता, तो ये एक अंतर आप लिख सकते हैं। तीसरा अंतर क्या है कि निबंध जो होता है नीरस होता है। निबंध पढ़ते वक्त आपको बोरियत महसूस होगी। जब आप निबंध पढ़ रहे होंगे तो निबंध जो होता है वो नीरस होता है। क्या होता है निबंध भाई? निबंध जो होता है वो नीरस होता है और कहानी में सरसता और एक प्रकार से सरसता का जो गुण होता है, यानी कि कहानी पढ़ते वक्त आपको मौज आएगी, आपको मज़ा आएगा और कहानी पढ़ने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, कहानी पढ़ेंगे तो एक प्रकार से एक उद्देश्य मिलेगा, पात्र चरित्र चित्रण मिलेंगे, संवाद योजना मिलेगी। मतलब आप जब कभी जो है कहानी को पढ़ेंगे तो उसमें इंटरेस्ट आपका लगातार बना रहेगा और कहानी अपने मतलब आपको उसके तरफ आकर्षित करेगी कि भाई आगे क्या होने वाला है, और एक आपको बांध करके रखती है। जितने देर आप पढ़ते हो कहानी को उतनी देर आपको बांध करके रखती है और एक बैठके में आप कहानी को पढ़ करके निपटा देते हैं। लेकिन निबंध में ऐसा नहीं होता है। निबंध में आप एक बैठका में पढ़ेंगे तो हो सकता है जमुआई आपको आने लगे, उंघाई आने लगे आपको। निबंध जो होता है नीरस होता है, उसमें कोई रस नहीं होता, कोई गुण नहीं होता, उसमें केवल विचार प्रधान रचना होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया कि कहानी घटना प्रधान होती है और जो विचार होते मतलब निबंध जो होता है वो विचार प्रधान होता है। ठीक है, समझ रहे हैं? निबंध में वैचारिकी होती है और कहानी में कथानक होता है। कहानी में कथानक इंपॉर्टेंट होता है लेकिन निबंध में विचार महत्वपूर्ण होता है और उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। किस उद्देश्य को लेकर के निबंध लिखा गया? निबंध में जैसे किसी समस्या है और उस समस्या को लेकर के निबंध लिख दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी मुद्दे पर, किसी मुद्दे पर एक लेखक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या विचार है, उस विचार को अपने निबंधों में, अपने लेखों में वो व्यक्त करता है। ठीक है, तो निबंध जो होता है नीरस होता है मुख्य रूप से, और जो कहानी होती है वो सरस होती है। कहानी को पढ़ते हुए मज़ा आएगा, इंटरेस्ट बना रहेगा, लेकिन निबंध पढ़ते हुए बोरियत महसूस होगी। ठीक है, तो ये हो गया अगला अंतर। चौथा अंतर आप देखिएगा, निबंध लिखते समय आपको समय सीमा और शब्द सीमा का ध्यान रखना होता है कि कितना समय आपको देना है। क्योंकि जब ज़्यादा लंबा निबंध हो जाता है तो उसको लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि निबंध चूँकि नीरस ही होता है, उसमें एक प्रकार से आकर्षण शक्ति नहीं होती है उतना ज़्यादा। लोग विचारों को जरूर पढ़ते हैं, जब उससे जैसे फैन फॉलोइंग आपकी ज़्यादा तो आपके विचारों को पढ़ेंगे लोग, मतलब ज़बरदस्ती भी पढ़ लेंगे। लेकिन क्या होता है जब आपकी फैन फॉलोइंग नहीं है, आप शुरुआत में ही निबंध लिख रहे हैं, तो उसको लोग कम पढ़ेंगे। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल फेमस व्यक्तित्व है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जितने भी निबंधकार हैं वो निबंधकार एक प्रकार से अच्छे निबंध उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि उन्होंने ख्याति प्राप्त कर ली। तो अब वो जो लिखेंगे उनको लोग पढ़ेंगे, चाहे वो बोरियत महसूस हो पढ़ते वक्त या चाहे जो भी महसूस हो, लेकिन उसको पढ़ेंगे क्योंकि उनके विचार इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए एक प्रकार से आपको निबंध पढ़ते हुए तो वहाँ पर क्या होता है कि एक श्रद्धा विशेष के रूप में आप जुड़ करके पढ़ते हैं तो आप पढ़ ले जाते हैं। तो ये होता है निबंध लिखते समय। तो निबंध लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान देना होता है कि भाई कितने सीमा में लिखना है, कितने पन्ने में लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, चूंकि अगर ज़्यादा लंबा होगा तो कोई नहीं पढ़ेगा, छोटा होगा निबंध उतना ही अच्छा होगा। तो निबंध ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कम से कम शब्दों में छोटा से छोटा लिखने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कहानी का अंतर क्या है। कहानी में क्या होता है, ऐसा कोई कथन नहीं होता है। कहानी में जितना लंबा मन करे कहानी लिखे, लंबी लंबी कहानियाँ भी लिखी गई हैं, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखेंगी। तो कहानी में शब्द सीमा या समय सीमा की कोई डिमांड या कोई मांग नहीं होती है और निबंध में वो चीज़ें होती हैं। ये बात ध्यान रखिए। तो ये दोनों अंतर होगा निबंध और कहानी में। अगला अंतर है आपका
निबंध में कोई भी विषय हो सकता है, निबंध का कोई भी विषय हो सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं। निबंध कहीं पर भी किसी भी मुद्दे पर लिखा जा सकता है, किसी भी समस्या को लेकर के, किसी भी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर निबंध आप लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति के विचारों पर या किसी प्रकार के इमोशंस पर, किसी प्रकार के भावात्मक रिश्तों पर, संबंधों पर आप निबंध लिख सकते हैं। निबंध की कोई समय सीमा, कोई मतलब निबंध की शब्द सीमा, समय सीमा होती है, लेकिन निबंध का कोई विषय फिक्स नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर विषय पर आपको ही निबंध लिखना है। लेकिन कहानी जो होती पात्र और चरित्र प्रधान होती, यहाँ पर पात्र और चरित्र के ही इर्द गिर्द कहानियाँ घूमती हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से अंतर हो गया कहानी और निबंध में। आगे देखिएगा, दूसरा जो अगला जो अंतर है वो है जीवनी और आत्मकथा का अंतर। जीवनी और आत्मकथा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं और जीवनी और आत्मकथा में बहुत सारा अंतर है। जीवनी और आत्मकथा के अंतर को लेकर के कई सारे प्रश्न भी बनते रहे हैं। आपको बता दूं, जीवनी जो होती है, अभी मैं आपको समझाने का प्रयास ही कर रहा था जीवनी और आत्मकथा के बारे में। जीवनी जो होती है खुद ही व्यक्ति लिखता है, ठीक, मतलब जीवनी जो होती है किसी दूसरे व्यक्ति की लिखी जाती है। मतलब जीवनी मतलब होता है बायोग्राफी, और बायोग्राफी क्या होता है, कोई दूसरा लेखक लिखता है किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति या प्रसिद्ध या ख्याति प्राप्त व्यक्ति या ख्याति प्राप्त चीज़ों पर वो लिखता है, मतलब खास करके लोगों पर लिखता है। चाहे वो चीज़ों पर नहीं लिखता है, लोगों पर लिखता है, ठीक है, सजीवों पर लिखता है। अब लोगों में खास करके कोई फेमस कवि हो सकता है, कोई फेमस पर्सनालिटी हो सकती है, कोई फेमस हीरो हीरोइन हो सकती है, तो उन पर उन पर आप जो है आत्मकथा जीवनी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखने वाला इसमें दूसरा होता है और आत्मकथा में दूसरा होता है। ठीक है, जीवनी की परिभाषा दी गई ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। कहा गया कि जीवनी को साहित्य विधा के रूप में व्यक्तियों के जीवनी का इतिहास कहा गया है। हेराल्ड निकलसन कहते हैं कि जीवनी कलाकृति के रूप में लिखित व्यक्ति के जीवन का सत्य विवरण होता है। कुल मिलाकर के जीवनी जो है वो क्या है, जीवनी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन घटनाओं का सुंदर रूप में विवरण है और घटनाएं वास्तविक होती हैं इसमें, जिसके सामने मतलब जिनके सजाने, संवारने और संयोजित करने में लेखक अपनी कला और कल्पना का उपयोग करता है। इस संयोजन और व्यवस्था में आप देखते हैं जो एक सूत्रता निहित रहती है वही कलात्मक होती है। जीवन में बाह्य और आंतरिक दोनों पक्षों का चित्रण यहाँ पर किया जाता है और इस प्रकार की जीवनी की वृत्ति तटस्थता की ना होकर के घनिष्ठता की होती है। कभी कभी एक प्रकार से क्या होता है, लेखक जीवनी लिखते समय बहुत ज़्यादा आपको सजगता भी या आपको एक प्रकार से बहुत ज़्यादा शोध करने की आवश्यकता हो किसी मुद्दे पर। जैसे मान लेते हैं आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवनी लिखनी है या प्रेमचंद की जीवनी लिखनी है, तो आप या एक प्रकार से किसी फेमस पर्सनालिटी की, जैसे मान लेते हैं आपको बच्चन साहब की जीवनी लिखनी है, ठीक है, तो आप अगर लिखेंगे बच्चन साहब की जीवनी या आप लिखेंगे जो है प्रेमचंद की जीवनी, तुलसीदास की आप जीवनी लिखेंगे, तो आप तुलसीदास जी के बारे में विधिवत तरीके से पहले जान लें, उन पर आपको शोध करना पड़ेगा, गहरा रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग उन पर कर चुके हैं रिसर्च। तो आपको इतना शोध करना पड़ेगा कि आपकी कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए और आप उन पॉइंट को ढूंढें जो अभी तक किसी ने ढूंढा नहीं है, तो उन पर आप जीवनी इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जीवनी लिखते समय लेखक को सावधानी बरतनी ये होती है कि भाई अगर कुछ गलत हो गया तो लेखक अगर जिंदा है तो तुरंत एप्लीकेशन करेगा कि भाई आपने क्या लिख दिया और क्या था वास्तव में, ठीक है। तो और आत्मकथा क्या होती है, चूंकि स्वयं की होती है तो उसमें चाहे जो भी लिख सकते हैं, बना करके भी कुछ कथाएं उसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए लोगों का, ताकि लोग पढ़ें, एंजॉय लें। तो इस प्रकार से ये होती है जीवनी। लेकिन आत्मकथा में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए आप खुद बढ़ा सकते हैं, चूँकि आत्मकथा आपकी खुद की होती है तो आप उसमें जैसा भी लिखेंगे कोई उसमें बोलने वाला आपको है नहीं, चूँकि लोगों को लगेगा कि भाई हाँ हो सकता है इनके जीवन में ऐसी घटना घटित हुई हो। लेकिन जीवनी में क्या होता है, जो घटनाएं घटित होती हैं वास्तविक रूप से वही लिखनी होती हैं, या फिर लेखक से आप एक प्रकार से परामर्श लेकर के उसके बारे में जो बताए वो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जीवनी होती है। आत्मकथा जो होती है जीवन परक साहित्य की एक विधा होती है। इसमें चरित्र नायक स्वयं और स्वजीवन की बहुत सारी घटनाओं का कलात्मक वर्णन करता है। आत्मकथा जीवन की या उसके किसी भाग की वास्तविक घटनाओं को जिस समय में घटित हुई है उन समस्त चेष्टाओं को पुनर्गठित करती है और इसका मुख्य संबंध आत्मविवेचन से होता है, बाह्य विश्व से नहीं होता। यद्यपि व्यक्ति को अद्वितीय बनाने के लिए बाह्य विश्व का भी विवेचन किया जा सकता है और आवश्यक ना होने पर उसको छोड़ा भी जा सकता है। कुल मिलाकर के इसमें कहा गया, संस्कृत साहित्य में आत्मकथा की परिभाषा दी गई है कि आत्मनः विषये कथ्यते यास्याम सा आत्मकथा, मतलब कि जहाँ अपने ही विषय में बात की जाए वही आत्मकथा है। हिंदी साहित्य कोश में परिभाषा दी गई कि आत्म कथा जो होती है या आत्मकथा का जो लेखक होता है अपने जीवन का एक प्रकार से क्रमबद्ध वर्णन करता है, ठीक है। बृहद हिंदी कोश में कहा गया कि आत्मकथा का अर्थ है स्वलिखित जीवन चरित्र। जब कोई व्यक्ति खुद के बारे में अपने हाथों से ही चीज़ें लिखता है तो वो होती है आत्मकथा। लेकिन जब किसी लेखक के बारे में या किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है, कोई दूसरा लेखक लिखता है, तो वो होती है जीवनी। जैसे
मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र अमृत राय ने लिखा है मुंशी प्रेमचंद की जीवनी। किस नाम से? कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद के पुत्र कौन है? अमृत राय जी हैं। अमृत राय ने क्या लिखा है? जीवनी लिखी। किसकी जीवनी लिखी है? अपने पिताजी की लिखी है, इसीलिए वो जीवनी है। जीवनी आप दूसरे व्यक्तियों की, अपने माता पिता की, या अपने किसी फेमस या गुरु की, आप किसी की भी लिख सकते हैं जो कि एक प्रकार से प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये होता है आत्मकथा और जीवनी के बारे में। थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। पहला अंतर ये है कि जीवनी का कथानक जो होता है कल्पित ना होकर के पूर्णतया सत्य होता है, सबसे पहली बात। और आत्मकथा का शाब्दिक अर्थ होता है आत्मकथा या कहानी। तो आत्मकथा में एक प्रकार से आप अपनी कहानी कहते हैं, और जीवनी में एक प्रकार से आप दूसरे की कहानी कहते हैं, लेकिन दूसरे की कहानी में आप कल्पना का समावेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप थोड़ा सा सजावटी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आप उसमें भाषा की चमत्कारिकता आप दिखा सकते हैं, लेकिन आप उसमें कल्पना का समावेश नहीं कर सकते, यानी कल्पित नहीं होती है, वो पूर्णतः सत्य होती है। दूसरा अंतर ये कि जीवनी में लेखक का जीवनी के नायक के साथ निजी संपर्क भी होता है। अगर निजी संपर्क नहीं होगा तो वो उनके जीवन के बारे की जो घटनाएं हैं उसको नहीं जान पाएगा। इसीलिए जीवनी लेखक जो होते हैं वो उनके निजी संपर्क, जैसे अमृत राय जी कौन है? मुंशी प्रेमचंद के पुत्र है, तो इसलिए उन्होंने कलम का सिपाही नाम का शीर्षक से एक प्रकार से जीवनी लिखी मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, तो उनसे निजी संपर्क उनका था। ठीक है, इसके अलावा जब कोई साहित्यकार अपने जीवन एवं घटना को क्रमवार लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। जब कोई साहित्यकार जो होता है अपने ही जीवन की घटना को एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सुव्यवस्थित तरीके से लिखता रहता है, तो उसी को हम आत्मकथा कहते हैं। ठीक है, जब उसका जीवन संपूर्ण हो जाता है तब तक। ठीक है, तीसरी बात ये होती है, तीसरी बात है कि सबसे तीसरा अंतर है जीवनी और आत्मकथा में, कि जीवनी जो होती है इसमें रेचक प्रभावपूर्ण घटनाओं को चुन करके जीवन चरित्र का पूरा रूप प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो अच्छी रचनाएं होती हैं, जो रोचक रचनाएं होती हैं, रेचक यहाँ पर रोचक रचनाएं जो होती हैं, अच्छी रचनाएं होती, मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं जीवन की, उन चीज़ों को इसमें ज़्यादा मात्रा में लोग समाहित करने का प्रयास करते हैं, ताकि जो है घटना अच्छी दिखे और लोगों को इनके बारे में पता चले और लोग इंटरेस्ट पैदा करें, मतलब पैदा करना होता है जीवनी का मतलब। और आत्मकथा में क्या होता है, इसका लेखक स्वयं नायक ही होता है, तो जो मर्जी आए वो भी लिख सकता है, वो मतलब कि अपने प्रकृति के अनुकूल लिख सकता है इसमें। लेकिन लेखक जो होता है जीवनी में क्या करता है, खुद ही नहीं लिखता है, दूसरे की जीवनी लिख रहा होता है, तो उसमें सजग होने की आवश्यकता होती है। चौथा अंतर ये है इसमें जीवनी और आत्मकथा में कि जीवनी जो होती है इसका नायक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, मतलब इस एक प्रकार से किसी फेमस पर्सनालिटी पर ही लिखी जा सकती है जीवनी। ठीक है, और जबकि आत्मकथा जो होती है इसकी सभी घटनाएं नायक से संबंधित होती है और नायक स्वयं लिखता है। क्लियर? पांचवा अंतर यह है कि जीवनी में घटनाओं का सच्चा सजीव वर्णन होता है। ठीक है, लेकिन आत्मकथा में आप देखिएगा तो इसमें लेखक को किसी भी घटनाओं को किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि भाई ये घटना हुई है या नहीं हुई है। अगर उसके मर्जी में आ रहा कि ये घटना ठीक है हमारे लिए, हमारे चरित्र के लिए, या हमारे प्रकृति के खिलाफ नहीं, हमारे प्रतिकृति के लिए ठीक है, तो लिख सकता है। ठीक है, क्योंकि सभी घटनाएं उसकी अपनी होती हैं, तो उसमें कोई किसी से पूछने की, किसी का एक प्रकार से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जो मर्जी आता है वो लिख सकता है। ठीक है, आत्मकथा लेखन करता। लेकिन जीवनी लेखनकर्ता में क्या होता है, उस पर दबाव होता है, क्योंकि जिसकी जीवनी लिख रहा है उसके पुत्र भी होंगे, उसके लोग भी होंगे। अगर उसके बारे में थोड़ा सा भी इधर उधर लिख दिया तो तुरंत एक प्रकार से केस कर सकते हैं, तुरंत डांट सकते हैं कि भाई आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, ऐसे लिखना चाहिए क्या, ये घटना कब हुई थी, या ये घटना नहीं हुई थी, या ये घटना इस प्रकार से नहीं होती जिस प्रकार से आप बता रहे हो। ठीक है, तो उसको जीवनी लिखते समय आपको सजगता की परम आवश्यकता होती है इस मामलों को लेकर के। छठा अंतर यह है कि जीवनी वर्णन के द्वारा क्या होता है, व्यक्ति की स्थिति का और उसके व्यक्तित्व का, उसके योग्यता का और उसके चरित्र का उद्घाटन या उसके बारे में जानकारी पूर्ण रूप से हमको प्राप्त होती है जिस व्यक्ति की जीवनी लिखी जा रही होती है। आत्मकथा में क्या होता है, इसमें लेखक को तटस्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर लेखक जो होगा अपने प्रति झुका हुआ होगा तो आत्मकथा एकदम से बेकार से लगने लगेगी। तो आत्मकथा लिखते समय भी आपको सजगता या लेखक को तटस्थ होकर के लिखना चाहिए, जो अपनी अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ, उनको खुल करके लिखना चाहिए। इसमें उसको छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो अपने सभी पहलुओं को निर्भीकता से लिख सके वही एक आत्मकथा लेखक हो सकता है और वही आत्मकथा का सच्चा लेखक माना जाएगा। तो ये अंतर होता है जीवनी और आत्मकथा में। तो आप लोगों ने समझ लिया। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है, तो आपकी परीक्षा में आ सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, मतलब आपकी परीक्षा में आता है नाटक और एकांकी को लेकर के। ठीक है, अब नाटक और एकांकी में क्या अंतर, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। नाटक और एकांकी, नाटक जो होता है वो मुख्य रूप से कई अंकों का होता है। सबसे पहली बात है कि नाटक में अनेक अंक होते हैं। ठीक है, जबकि अगर आप देखिएगा एकांकी में, तो एकांकी में क्या होता है, एकांकी में एक ही अंक होता है। समझ रहे चीज़ों को। नाटक जो होता है इसकी अगर बात की जाए
नाटकों की अगर बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो नाटक में कई सारे अंक होते हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। तो नाटक क्या होता है, नाटक में कई अंक होते हैं, जबकि जीवनी में मतलब सॉरी उसमें एकांकी में क्या होता है, केवल एक ही अंक होता है। ठीक है, नाटक बड़ा होता है, एकांकी छोटी होती है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। एकांकी जो होती है नाटक का एक निश्चित लक्ष्य होता है और एकांकी नाटक कहे जाते हैं। खास करके कुछ कुछ विद्वान तो एकांकी और नाटक में अंतर ही नहीं कर पाते थे, लेकिन नाटक में क्या होता है, दृश्य कई सारे होते हैं, कई अंक होते हैं, कई पार्ट होते हैं, लेकिन एकांकी में एक अंक होता है लेकिन दृश्य कई हो सकते हैं। ठीक है, अब अंतर क्या है, सबसे पहला अंतर तो यही कि नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में एक ही अंक होता है। एक ही अंक में एक प्रकार से एकांकी समाप्त हो जाती है, लेकिन दृश्य अलग हो सकते हैं, दृश्य कई हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही एकांकी में कई दृश्य हो सकते हैं। एकांकी और नाटक इसलिए पहले लिखे जाते थे चूंकि मंचन होता था, नाटकों का और एकांकियों का मंचन होता था, मंच पर आते थे। तो जैसे मान लेते हैं एक दृश्य का मतलब और अंक का मतलब अंतर है। अंक का मतलब होता है पार्ट और दृश्य का मतलब होता है एक प्रकार से विजुअल। मतलब कि जैसे कि मान लेते हैं कि क्या हुआ कि पर्दा पहले गिरा है, पर्दे के बाहर एक बार सभी लोग आएंगे, एक प्रकार से वहाँ पर कोई घटना घटित हो रही, तो पर्दे के आगे पूरी एक घटना, एक दृश्य हो गई एक घटना की। अब दूसरा दृश्य जो होगा तुरंत ये सब चले आएंगे, दूसरा दृश्य भी पहुँच सकता है। तो दूसरा दृश्य हो सकता है, वो एक प्रकार से अंकों में नहीं बटा होता, वो दृश्य होता है, छोटा छोटा दृश्य आप बांट सकते हो। 3-4 दृश्य में हो सकती है एकांकी बटी हो, लेकिन वो अंक नहीं होता है, वो दृश्य होता है। ठीक है, नाटक में कई अंक और कई दृश्य हो सकते हैं, लेकिन एकांकी में एक अंक होता है और 3-4 जो है दृश्य या 5 दृश्य हो सकते हैं। ठीक है, बस तो ये होता है एकांकी और नाटक में अंतर। दूसरा अंतर ये कि नाटक में अधिक का अधिक तथा अधिक से अधिक कथा के साथ साथ सहायक गौण कथाएं भी होती हैं। जैसे कि उपन्यास में क्या होता है और भी तमाम सारी कथाएं इर्द गिर्द चलती रहती है, वैसे नाटक में भी क्या होता है, एक कथा के साथ कई सारी और कथाएं या कहानियां उसके बीच बीच में मतलब नाटक में होती रहती, कई अंकों में समाप्त होती हैं। एकांकी में एक ही कथा और एक ही घटना होती है जो कि तत्काल हो जाती है और बहुत कम समय लगता है। तो एकांकी कम समय में हो जाती है और नाटक को पढ़ने में या नाटक को समझने में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तीसरा अंतर आप लिख सकते हैं, नाटक में चरित्र का क्रमशः विकास दर्शाया जाता है कि नाटक में जो चरित्र हैं, जो एक प्रकार से जो काम कर रहे हैं नाटक या मंचन जो कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, उनका एक प्रकार से विकास दर्शाया जाता है एक बाई करके कि ये वो हैं, फलाने हैं, वो फलाने हैं। एकांकी में भी दर्शाया जाता है, लेकिन एकांकी में क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। एकांकी में पात्रों के क्रियाकलापों और चरित्रों का संयोजन इस रूप में होता है कि एकांकी होते हुए भी उसके व्यक्तित्व का समूचा बिंब मिल जाता है। बहुत ही कम समय में संपूर्ण चीज़ों के बारे में, उसकी जानकारी, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके चरित्र के बारे में पता पहले से चल जाता है कि भाई ये क्या होगा, भले ही वो बहुत ही छोटा होता है एकांकी नाटक। नाटक के कथानक में फैलाव और विस्तार होता है, एकांकी के कथानक में घनत्व होता है और एक प्रकार से वो एक प्रकार से क्या रहता है, विस्तार नहीं होता, उसमें एक प्रकार संक्षेप होता है, संक्षेप में एक प्रकार से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया एकांकी और नाटक में अंतर। एकांकी एक अंक, नाटक मतलब कि कई अंक। ठीक है, तो ये होगा एकांकी और नाटक में अंतर। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। संस्मरण और रेखा चित्र, ये भी आपका प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर, परीक्षा में लगातार ये प्रश्न पूछा जाता रहा है, तो इसको भी आप समझ लें ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो समझने में। संस्मरण और रेखा चित्र क्या है भैया? संस्मरण और रेखा चित्र में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। सबसे पहली बात तो ये समझिए संस्मरण और रेखा चित्र होते क्या हैं। संस्मरण और रेखा चित्र की अगर बात की जाए तो संस्मरण जो होता है, इसकी अगर बात करें, संस्मरण और रेखा चित्र, संस्मरण जो होता है आधुनिक गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है और इसका विकास हिंदी गद्य की एक प्रकार से बात की जाए तो आधुनिक हिंदी गद्य में हुआ इसका विकास। ठीक है, रामचंद्र तिवारी जी इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि संस्मरण जो होता है किसी अस्मरणीय की स्मृति का शब्दांकन होता है। अस्मरणीय के जीवन के वे पहलू हैं, वे संदर्भ हैं और वे चारित्रिक वैशिष्ट हैं जो स्मरणकर्ता को स्मृति याद रह जाते हैं, उसे वो शब्द में लिखता है, शब्दांकित करता है और स्मरण वही रह जाता है जो महत्व होता है, यानी अच्छा होता है, विशिष्ट होता है, विचित्र होता है, प्रिय होता है, वही लोगों को याद रह जाता है। तो जो चीज़ें हमको याद रह जाती हैं उसको अगर हम लेखनीबद्ध करते हैं, उसको अगर हम अब लिखते हैं तो वो होता है संस्मरण। ये बताया रामचंद्र तिवारी जी ने।
डॉक्टर के.डी. शर्मा कहते हैं कि जब लेखक अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट कर रमणीय एवं प्रभावशाली रूप से वर्णन करता है, तब उसे हम संस्मरण कहते हैं। यानी संस्मरण जो होता है उसको लेखक लिखता जरूर है, लेकिन अपनी जो याददाश्त की चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करता, याद करता चीज़ों को, और याद कर करके जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं उनको लिखता है और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके उसको थोड़ा सा एक प्रकार से रमणीय शैली में, रमणीय मतलब प्रभावशाली शैली में, आकर्षक शैली में उसको लिखने का काम करता है। तो ये होता है आपका संस्मरण। ठीक है, हिंदी संस्मरण की अगर बात करें तो हिंदी संस्मरण में भी एक प्रकार से इसका विकास खास करके आधुनिक हिंदी में आकर के हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका संस्मरण। अगर बात की जाए रेखाचित्र की, तो रेखाचित्र क्या होता है भाई? रेखाचित्र की अगर बात करें तो रेखाचित्र जो होता है वो उसकी परिभाषा को देते हैं। रेखाचित्र जो है वो अंग्रेजी की स्केच शब्द से बना हुआ है। दो शब्द रेखा और चित्र के योग से बना हुआ है ये रेखाचित्र। रेखा और चित्र दो शब्दों से बना है। ठीक है, तो रेखाओं के माध्यम से इसमें चीज़ें होती, बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें बता दी जाती है। डॉक्टर नगेंद्र इसकी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि ऐसी किसी भी रचना को रेखाचित्र की संज्ञा देने के लिए एक प्रकार से उद्यत हैं जिसमें तथ्यों का उद्घाटन मात्र हो और उनके अनुसार तथ्यों का मात्र उद्घाटन रेखाचित्र होता है, मतलब तथ्यों के बारे में बताया जाता है इसमें। ठीक है, दूसरी बात डॉक्टर विनय मोहन शर्मा जी कहते हैं कि व्यक्ति, घटना या दृश्य के अंकन को रेखाचित्र की संज्ञा दी जा सकती है। कुल मिलाकर के रेखाचित्र वह शब्द चित्र है जिसमें व्यक्ति के आलंबन स्वरूप तथ्यों का अंकन किया जाता है। कुल मिलाकर के इसमें तथ्यों पर फोकस किया जाता है, उसमें कल्पना का अनुरंजन कम किया जाता है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि रेखा चित्रात्मक निबंध अधिकतर व्यक्ति वैशिष्ट से युक्त होते हैं। इसमें हास्य, विनोद, व्यंग, वक्रता, चुटकी चकोटी का पुट भी रहता है। रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि एक प्रकार से क्या कहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी? रामवृक्ष बेनीपुरी भी एक प्रकार से रेखा चित्रकार है, अच्छे रेखा चित्रकार है। माटी की मूर्तें, गेहूँ बनाम गुलाब, लाल तारा, ये सब लिखते हैं। ठीक है, और तमाम सारे महावीर देवी वर्मा के अतीत की चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, ये सब चीज़ें रही हैं। ठीक है, देवेंद्र सत्यार्थी भी रहे हैं ऐसे में। कुल मिलाकर के आप देखिएगा रेखा चित्र जो होता है वो उसमें उसको शब्द चित्र भी कहा जाता है। अब इसमें अंतर ये है, अंतर क्या है भाई? संस्मरण और रेखा चित्र में ये अंतर है। सबसे पहली बात, यदि लेखक व्यक्तित्व चित्रण तक ही सीमित, मतलब व्यक्तित्व चित्रण तक ही स्मृति को सीमित रखता है, व्यक्तित्व चित्रण मतलब अपने चरित्र के बारे में ही बताता है, उसी तक सीमित रखता है, तो वह रचना रेखा चित्र कही जाती है, या उस रचना को रेखा चित्र कहते हैं जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के चित्रण ही करता है। लेकिन जब क्या होता है, यही लेखक स्मृतियों से प्रसंग को उभारने का काम करता है, अपनी स्मृति, अपनी याददाश्त से चीज़ों को लाता है और फिर उसके बाद में उसको बताने का काम करता है, तो वो रचना जो होती है संस्मरण कहलाती है। ठीक है, संस्मरण में पूरा संदर्भ और प्रसंग अर्थवान होता है। ठीक है, सबसे पहली बात। रेखा चित्र में क्या होता है? व्यक्ति चित्रांकन का केंद्र बिंदु होता है, व्यक्ति पर फोकस होता है। लेकिन संस्मरण में पूरा संदर्भ और प्रसंग जो होता है वो अर्थवान होता है। और संस्मरण में बात की जाए तो स्मृति में एक विशेष या विशिष्ट प्रकार की संवेदना भी यानी भावात्मकता जुड़ी होती है, और संवेदना हमारे नॉस्टैल्जिक बोझ को झंकृत कर देती है। संस्मरण से हमारा अतीत बोध जुड़ा हुआ होता है, हमारी याददाश्त जुड़ी हुई होती है। अतीत का कोई मूल्यवान क्षण संस्मरण रचने को प्रेरित करता है आपको, और आप उस पर लिखते हैं जो रचना आपको प्रिय रह रही, जो रचना आपकी जीवन की विशिष्ट रचना है, महत्व रचना है, विशेषताएं आपके जीवन की जो थी, जिसमें जो अच्छी अच्छी विशेषताएं थी, जो महती महती विशेषताएं थी, उन पर आप संस्मरण लिखते हैं। संस्मरण में क्या होता है? कथा का ताना बाना जो होता है सच्ची घटनाओं से बुना जाता है, इसमें लाग लपेट की बात नहीं होती है। संस्मरण आधुनिक गतिविधि है। हिंदी में संस्मरण साहित्य का प्रारंभ द्विवेदी युग से होता है, और कहानी के कथानक की संवेदनशीलता, चित्रकला के रंग रेखाओं की सूक्ष्मता, सांकेतिकता तथा संस्मरण के स्मृति तत्व के मिश्रण से रेखाचित्र गद्य की एक नवीन विधा का निर्माण होता है। मतलब कहानी के कथानक की जो संवेदनशीलता होती है उसको मिला लें, चित्रकला के रंग रेखाओं की सूक्ष्मता जो होती है वो मिला लें, सांकेतिकता को मिला लें जो रंग चित्रकला में होती है, संस्मरण के जो स्मृति के तत्व होते हैं, जो याददाश्त के तत्व होते हैं, इन सभी को जब आप मिला लेंगे तो एक ऐसी रचना तैयार होगी या एक ऐसा विधा तैयार होगी जिसको आप रेखाचित्र बोलेंगे। आपको बता दूं कि अपनी व्यापक संवेदनशीलता और सुंदर का जो है कलात्मकता शैली के कारण से आज हिंदी की समस्त आधुनिक विधाओं में रेखाचित्र ने अपना एक विशिष्ट, एक निश्चित स्थान बना लिया है। क्योंकि जब आप किसी रचना को बहुत अच्छे तरीके से कम शब्दों में और एक विधिवत तरीके से उसको सजावटी तरीके से आप उसको प्रस्तुत करते हैं तो रेखाचित्र कहा जाता है। रेखाचित्र एक प्रकार से स्मृति में पीड़ा का बोध होता है, ठीक है, और इस पीड़ा में बिछोड़ने की संवेदना होती है। रेखा चित्रकार जिसका वर्णन कर रहा होता है उससे अलग होने की पीड़ा और दर्द
ही रेखा चित्र निर्मित करने को उसको प्रेरित करता है। मतलब कहीं ना कहीं पे एक पीड़ा इसमें दिखाई पड़ती है, ठीक है, रेखा चित्र लेखककार में। श्रेष्ठ रेखा चित्रकार की कृतियों को पढ़ने पर यह एहसास और तीव्र हो जाता है कि इसमें अतीत के प्रति सम्मोहन है और उससे अलग होने की घनी पीड़ा भी है। जैसे आप देखते गिल्लू, अब गिल्लू एक संस्मरण भी है और एक रेखा चित्र भी है। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा होता है। अब उस पर कौन लिखता है? उस पर लिखती हैं महादेवी वर्मा जी। अब गिल्लू चूँकि उनसे जीवन से भी जुड़ा रहा है और गिल्लू से वो प्रेम भी करती हैं, मतलब गिलहरी का बच्चा होता छोटा सा, गिल्लू मर जाता है तो गिल्लू पर वो लिखती है, चूँकि वो एक प्रकार से, चूँकि गिल्लू के बारे में वो सोच तो रही लेकिन गिल्लू उसके जुड़ा हुआ एक संस्मरण भी है और संस्मरण के साथ साथ वो रेखा चित्रात्मक संस्करण है या संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, क्योंकि वो याददाश्त वाला है और उसमें घनीभूत पीड़ा है। महादेवी वर्मा जी एक प्रकार से गिल्लू के प्रति उसकी संवेदना, मतलब महादेवी जी की बहुत ज़्यादा है, गिल्लू के प्रति उसकी मतलब उनकी पीड़ा है, बिछड़ने का उनको दुख है। इसी प्रकार से अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब एक तरफ तो संस्मरण भी हैं और एक तरफ रेखा चित्र भी हैं। तो अब महादेवी वर्मा जी के आप रेखा चित्र और संस्मरण समझ सकते हैं। संस्मरण और रेखा चित्र में मात्र यही अंतर होता है कि संस्मरण में जो अच्छी चीज़ें होती है उसमें लाभ हानि, मतलब ये या एक प्रकार दुख सुख की बात नहीं होती है। जो अच्छी अच्छी चीज़ें आपके याददाश्त की होती है, जो आपको याद रह जाती हैं, उनको जब आप लेखनीबद्ध करते हैं, उनको जब आप लिखते हैं तो संस्मरण होते हैं। लेकिन कोई ऐसी घटना जो कि आपको एक प्रकार से पीड़ा देती हो याद करने के बाद में, और आप उससे बिछुड़ने का आपके पास दुख भी है और उसको कम शब्दों में आप बयां करते, तो वो होती है रेखा चित्र। तो इसीलिए जो है जितने भी निबंध इन्होंने लिखे हैं, मतलब जितने भी संस्मरण या रेखा चित्र लिखे हैं महादेवी वर्मा जी, उनके अगर आप देखिएगा पढ़ेंगे तो उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र ही होंगे, मतलब दोनों की विशेषताएं उसमें आपको मिलेंगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने तमाम प्रकार के प्रश्नों के बारे में आज समझ लिया, जान लिया। निश्चित तौर पर आपके समझ में सारी बातें आई हुई होंगी। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। एक बात यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए बोला था कि जो है कोर्स वाला, तो अगर आपको कोर्स लेना है तो आप कोर्स ले सकते हैं। इसकी भी PDF आपको उसी कोर्स में मिल जाएगी। बाकी PDF और भी चैप्टर वाइज पड़ी हुई तो वो सब आपको मिल जाएगी। हमारा नंबर है 9161, ठीक है, 9161 93 60 62, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी पर आप लोगों को व्हाट्सएप पर SMS कर देना है और आपको बोलना है कि सर जी हमको BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स चाहिए हिंदी साहित्य का, तो आपको मात्र 100 रुपये का कोर्स दे दिया जाएगा। 100 रुपये उसकी प्राइस है इस कोर्स की, आप लोगों के कहने पर ही रखा गया है। उसमें चैप्टर वाइज PDF नोट्स और मॉडल पेपर के PDF नोट्स, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर के PDF नोट्स और लिखित मॉडल पेपर के PDF नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको वहाँ पर मैं सबसे पहले आप व्हाट्सएप पर SMS करेंगे, सर जी हमको हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स चाहिए, तो तुरंत मैं आपके पास एक स्कैनर सेंड करूँगा और उस पर मैं नीचे लेकर के बताऊँगा कि इस पर आप 100 रुपये सेंड कर देने हैं। 100 रुपये सेंड करने के बाद में अच्छा UPI माध्यम से सेंड करना है, जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, जो भी आप चलाते हैं, या अगर आप नहीं चलाते तो आप दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे पास तुरंत सेंड कर दीजिएगा। अपना नाम बता दीजिएगा, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और आप आसानी से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और गर्ल्स और बॉयज़ ग्रुप अलग अलग है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आप मात्र 100 रुपये में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उस ग्रुप में आप जुड़ेंगे तो और भी सब्जेक्ट की जो भी PDF नोट्स आपके बनेंगे वो आपको उसमें मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता रहेगा, ग्रुप से जुड़ने से आपका फ़ायदा होगा कि आप हमसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे और आप एक बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बाकी जानकारी यूट्यूब पर आपको मिलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर आपको विधिवत पढ़ना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, PDF नोट्स से आपको तैयारी वहाँ पर PDF नोट्स और वीडियो लेक्चर, सारे बहुत सारे वीडियोज़ हमारे पास हैं जो क्लासेस हो चुकी हैं और जो क्लासेस होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। बाकी लगभग अधिकतर क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ क्लासेस बची हुई, तो क्लासेस मैं आपको जल्दी करवा दूंगा, ठीक है। तो आप कर सकते, तुरंत आपको SMS करना है और तुरंत मैं कोड सेंड करूंगा, उस पर आपको सेंड करवा करके स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।